सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी रीडर को और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल में द्वैध शासन। तो हम सबसे पहले ये जानें कि द्वैध शासन किसे कहते हैं। जब उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों अलग अलग बंटे हों, अर्थात एक ही सत्ता का संचालन दो हाथों में हो, तो ऐसी अवस्था द्वैध शासन कहलाती है। एक बार फिर से, जब उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों अलग अलग बंटे हों, अर्थात एक ही सत्ता का संचालन दो हाथों में हो, तो ऐसी अवस्था द्वैध शासन कहलाती है। यही अवस्था बंगाल में आई कब? बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई तो 26 लाख रुपया मुगल बादशाह को देकर चुप करा दिया गया। उसके बाद 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका एक अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था नजमुद्दौला। उसको बंगाल का नवाब बनाया गया और उसी के समय से ही बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन में यह हुआ कि बंगाल की सत्ता का जो अधिकार था वो अधिकतर अंग्रेजों के हाथ में चला गया और उत्तरदायित्व जो बचा था वो नवाब के हाथ में था। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। द्वैध शासन के समय जो है बंगाल का नवाब उस समय नजमुद्दौला था। नजमुद्दौला कौन था? मीर जाफर का पुत्र था। यह अल्पवयस्क था। इसको शासन सत्ता के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और इससे एक संधि करके बहुत सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए और जिम्मेदारी नवाब के साथ यानी नवाब के ऊपर छोड़ दी। आइए देखते हैं क्या क्या नवाब के पास था, क्या क्या अंग्रेजों के हाथ में था। तो हमने यहाँ लिखा है कि अंग्रेजों के हाथ में क्या क्या था। तो अंग्रेजों के हाथ में प्रांत की सुरक्षा, नवाब को 53 लाख रुपया प्रतिवर्ष पेंशन दे दिए। नजमुद्दौला को 53 लाख रुपया प्रतिवर्ष पेंशन देकर प्रांत की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। दूसरी चीज़ सेना अब अंग्रेजों के हिसाब से रहेगी, यानी अंग्रेज सेना रखेंगे, नवाब की सेना समाप्त हो गई। तीसरी चीज़ थी वित्तीय व्यवस्था। वित्त संबंधी जितने मामले, धन संबंधी जितने मामले थे, उसका कारोबार, उस पर फैसले अंग्रेज लेंगे, उसमें नवाब का हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट बात है चौथी बात, भू राजस्व, भूमि कर, मालगुजारी, जितना भी सब कुछ आएगा वो अंग्रेजों के हाथों में आएगा, उस पर नवाब कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नायब सूबेदार की नियुक्ति। नायब सूबेदार क्या होता था? एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, उसकी नियुक्ति जो है अंग्रेजों के हाथ में थी। तो अंग्रेजों ने मोहम्मद रजा खां नाम के व्यक्ति को नायब सूबेदार नियुक्त किया। और क्या था अंग्रेजों के हाथ में? बाहरी संबंध था। बाहर के प्रांतों से कैसा संबंध रखना है, कैसा रिलेशनशिप रखना है, कैसा नहीं रखना है, इसके बारे में फैसले अंग्रेज लेते थे। और अगली बात थी दीवानी संबंधी न्याय। दीवानी संबंधी न्याय जो कुछ भी था उसके बारे में अंग्रेज फैसले लेते थे। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि उस समय अंग्रेजों के हाथों में क्या क्या था। तो पहली चीज़ प्रांत की सुरक्षा, सेना, वित्तीय व्यवस्था, भू राजस्व, नायब सूबेदार की नियुक्ति, बाहरी संबंध और दीवानी संबंधी न्याय, इतनी चीज़ें अंग्रेजों के हाथ में थी। अब नवाब के हाथ में क्या था? नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपये पेंशन। नवाब के पास प्रतिवर्ष 53 लाख रुपये पेंशन। दूसरी चीज़ फौजदारी संबंधी न्याय। अगर मार झगड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी नवाब की है, उसको नवाब जिम्मेदारी सुलझाएंगे, अपनी मामला सुलझाएंगे। आंतरिक शांति का उत्तरदायित्व, प्रांत में आंतरिक शांति बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी नवाब के हाथ में थी, उसमें अंग्रेज जो है नहीं कुछ कहेंगे। और इसमें अंग्रेजों का लाभ भी था कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं कर पाएगा, इसलिए आंतरिक शांति की जिम्मेदारी इन्होंने नवाब को दी। तो नवाब के पास क्या क्या है मुख्य रूप से, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। 53 लाख रुपया पेंशन, फौजदारी संबंधी न्याय और आंतरिक शांति। तो इतनी बातें हैं इसमें। तो हम देखते हैं कि एक तरीके से जो अधिकार वाले जितने भी क्षेत्र हैं, अधिकार वाली जितनी चीज़ें हैं, वो सब अंग्रेजों के हाथ में है। उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी की जो बातें हैं वो सब नवाब के हाथ में है। तो दोनों अलग अलग बंट गया, अधिकार और उत्तरदायित्व बंट गया। इसी को हम कहते हैं द्वैध शासन। इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए, दुष्प्रभाव भी हुए, उसको हम देखेंगे कि द्वैध शासन का क्या दुष्प्रभाव हुआ। तो द्वैध शासन के दुष्प्रभाव, पहला दुष्प्रभाव यह था कि प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न हुए। प्रशासन में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हुआ। अंग्रेजी सेना की नियुक्ति हुई, अंग्रेज अपने हिसाब से प्रशासन करते थे। उस समय जनता नवाब के प्रशासन के अंतर्गत चलती थी, तो जनता को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता था, इसलिए काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हुए।
नेक्स्ट बातें हैं, कृषि ह्रास हुआ। कृषि में काफ़ी हानियाँ हुई। हानि होने का कारण यह है कि जब भूमि संग्रहण के लिए बोली लगाई जाती थी तो जो बोली में ज़्यादा पैसा देता था, भूमि संग्रहण का अधिकार अंग्रेज उसी को देते थे, यानी ज़्यादा पैसों वालों की वैल्यू हो गई, छोटे किसान परेशान रहने लगे। इससे जो है 1770 में बंगाल में अकाल पड़ी, बहुत सारे लोग भूख से मर गए। एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे कि जब 1770 में बंगाल में अकाल पड़ी थी तो उस समय बंगाल का गवर्नर जो है कार्टियर था। बंगाल का गवर्नर कार्टियर था और द्वैध शासन किसने लगाया था? क्लाइव ने, ये हम लोग जानते हैं। तो जो अकाल के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कार्टियर। उसके बाद क्या दुष्प्रभाव हुआ? उद्योगों में काफ़ी ह्रास हुआ। उद्योग में ह्रास होने का कारण यह था कि अंग्रेज जो थे वो कच्चे माल पर विशेष फोकस करते थे, यानी भारत में जो कपड़े बुने जाते थे उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया, उसको रोकना चाहा और कच्चे माल का उत्पादन करवा के अपने यहाँ मशीनों से कपड़े बुन कर ला करके मार्केट में बेचते थे। तो इसलिए उद्योग में काफ़ी ह्रास हुआ। अगली बात यह है कि भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। भारतीय व्यापार का विघटन इस प्रकार हुआ कि अंग्रेज जो माल लाते थे वो चमकीले होते थे, मशीनों से बने हुए होते थे। भारत के जो वस्तुएं थी या भारत का जो माल था उतना चमकीला नहीं होता था, इसलिए जो है अंग्रेज़ों के जो सामान थे वो आकर्षक थे और इन पे टैक्स भी नहीं लगता था, करमुक्त व्यापार करते थे, इसलिए मार्केट में इनका जो है सामान काफ़ी फैला हुआ था, इनका व्यापार काफ़ी उत्थान की तरफ था और भारतीय व्यापार धीरे धीरे कम हो गया। अब देखते हैं इस पर जो है क्लाइव ने कुछ सुधार किया। आइए उसको देखते हैं। सुधार ये किया कि इन्होंने उपहार लेना बंद कर दिया कि हम उपहार नहीं लेंगे किसी से। उपहार लेने से जो है नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। इसको हटाने के लिए क्लाइव ने उपहार लेना बंद कर दिया और व्यापार के लिए एक सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की। व्यापार के लिए एक सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की और क्लाइव ने दोहरा भत्ता बंद कर दिया। दोहरा भत्ता बंद कर दिया, लेकिन इसमें एक जो है निश्चित दायरा रखा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कर्मचारियों को दोहरा भत्ता मिलेगा और लोगों को दोहरा भत्ता नहीं मिलेगा। इस पर इलाहाबाद तथा मुंगेर के कर्मचारियों ने विद्रोह किया और कहा कि अगर हम लोगों को दोहरा भत्ता नहीं मिलेगा और सबको दोहरा भत्ता मिलेगा, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा वालों को दोहरा भत्ता मिलेगा और नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो उस पर हम जो है एक साथ त्यागपत्र दे देंगे, रिजाइन कर देंगे। ये जो रिजाइन देने की धमकी थी इसी को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इसी को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो एक बार पूरी घटना को हम फिर से रिकॉल करते हैं। द्वैध शासन के समय अंग्रेजों के हाथ में प्रांत की सुरक्षा, सेना, वित्तीय व्यवस्था, भू राजस्व, नायब सूबेदार की नियुक्ति, बाहरी संबंध और दीवानी संबंधी न्याय इत्यादि जो अधिकार था वो अंग्रेजों के हाथ में था। और नवाब के हाथ में क्या था? 53 लाख रुपया प्रतिवर्ष पेंशन और 26 लाख रुपया मुगल बादशाह को देकर उनको भी चुप करा दिया गया था। फौजदारी संबंधी न्याय, आंतरिक शांति का उत्तरदायित्व था, यानी अधिकार जो था वो अंग्रेजों के पास था, उत्तरदायित्व नवाब के पास था। द्वैध शासन के दुष्प्रभाव क्या हुए? प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न हुए, कृषि में ह्रास हुआ, अकाल पड़ी, उद्योगों में ह्रास हुआ, भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। इस पर क्लाइव ने कुछ सुधार किया। क्या किया? उपहार लेना बंद कर दिया, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना हुई, दोहरा भत्ता बंद हुआ। इस पर जो है मुंगेर और इलाहाबाद के कर्मचारियों ने त्यागपत्र देने की धमकी दी, उसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। और 1772 में वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर बनकर आए तो उन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक था मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।